बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनोमेट्रिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की सीरीज में ऑटो कोरिलेशन का टॉपिक हम करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले 2-3 वीडियोस की हैं, उसके अंदर ऑटो कोरिलेशन, उसकी डिटेक्शन और उसके डिफरेंट टेस्ट, ग्राफिकल और प्रॉपर नंबर कैलकुलेट करके डर्बिन वाटसन किया, जैसे हमने इसी तरह और टेस्ट किए। तो आज हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम इसकी क्योर के ऑटो कोरिलेशन अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो मैं इसको दो चीजों को साथ साथ जोड़ के आपको समझाऊंगा कि एक तो ये कि ऑटो कोरिलेशन किस वजह से होती है, ताकि उस सोर्स को हम क्योर कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर कोई ओमिटेड वेरिएबल्स की वजह से है, बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हमारे मॉडल के अंदर इंक्लूड होने से रह गए हैं, तो हमें वो सर्च करना चाहिए। और सर्च कैसे करते हैं, हम प्रीवियस स्टडीज से, लिटरेचर रिव्यू से या अपने पीयर से, अपने टीचर से पूछते हैं, गाइडलाइन लेते हैं कि कौन से हमारे मॉडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिनको इंक्लूड करने से ये ऑटो कोरिलेशन रिमूव हो जाएगी। नंबर 2, अगर आपका मॉडल जो है वो मिस स्पेसिफाइड है तो उसको करेक्टली स्पेसिफाई करने की जरूरत है। अगर कोई फॉर्मेट जो है ऐसा है कि हमने लीनियर या नॉन लीनियर फॉर्मेट इनकरेक्टली टेस्ट कर लिया है, तो उसको करेक्ट करने से ऑटो कोरिलेशन रिमूव हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। तो लिहाजा इन सोर्सेज को सामने रखते हुए तो ऑटो कोरिलेशन की जो क्योर है वो डिफरेंट पॉसिबल तरीकों से है। नंबर 1, हम ये कर सकते हैं कि मिस स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल अगर हम रिमूव कर दें तो उससे ऑटो कोरिलेशन करेक्ट हो जाएगी। नंबर 2, हम फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द वेरिएबल्स को टेस्ट करें, एस्टिमेट करें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सिंपल फॉर्मेट ऑफ द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। उसका नंबर 3 वो ये है कि मैं साथ साथ हम करेंगे इसको। नंबर 3 ये है जिसको हम कहते हैं वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करके, जिसमें वेट्स जो हैं वो फिर हम ये रो कैलकुलेट करके, यानी डर्बिन वाटसन कैलकुलेट किया हमने सिंपल मॉडल से, उससे रो कैलकुलेट की और उस रो को फिर हम जो है ये GLS यानी जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। और जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है कि हमने रो की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ओरिजिनल मॉडल को लैग फॉर्म में कन्वर्ट किया, 1 पीरियड लैग में, थ्रू आउट रो से मल्टीप्लाई किया और ओरिजिनल मॉडल से इसको माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो वो जो डिफरेंस ये जो आ जाता है इस फॉर्मेट में, इसको दोबारा से एस्टिमेट किया। फिर दोबारा से हम डर्बिन वाटसन की मदद से रो की वैल्यू को देखते हैं। तो इस तरह से रो की वैल्यू जब हम रिपीटेडली ये मॉडल एस्टिमेट करेंगे तो रो की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, जिससे पता चलेगा कि हमारा ऑटो कोरिलेशन रिड्यूस हो गया है। इस मेथड को आइटरेशन मेथड भी कहते हैं और GLS यानी जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर टेक्निक से हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है न्यू वे वेस्ट मेथड, यानी टेस्ट करते हुए ऑप्शंस में जाके हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके साथ ही ऑप्शंस में ये सिलेक्शन के बाद हम मॉडल को एस्टिमेट अगर करें तो बीटा के जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, जिससे अगर अननेसेसरीली इनसिग्निफिकेंट है तो वो इम्प्रूव हो जाएगा, अगर अननेसेसरीली सिग्निफिकेंट है तो वो भी इम्प्रूव कर जाएगा। क्योंकि ऑटो कोरिलेशन की मदद से जो हमारे जो इसके जो इफेक्ट्स हैं ऑटो कोरिलेशन की वजह से, वो इफेक्ट्स ये हैं कि आपका जो कोफिशिएंट जो हम एस्टिमेट करते हैं उनकी एफिशिएंसी, वो एक्चुअली द कोफिशिएंट्स लूज देयर एफिशिएंसी। जो एफिशिएंट जो, क्योंकि हमारी जो ब्लू प्रॉपर्टी है बेस्ट लीनियर एस्टिमेटर जो है, यानी वो एफिशिएंट होना जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो कि ऑटो कोरिलेशन की वजह से अप्रोप्रिएट नहीं होता, आमतौर पे हम टाइप 1 टाइप 2 एरर उसमें इनकर करते हैं और ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है अननेसेसरीली लार्ज होता है, तो वो भी
उसको भी डिक्रीज करने की जरूरत होती है, इसलिए ऑटो कोरिलेशन को करेक्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा और जो इफेक्ट्स हमें नजर आते हैं वो ये कि हम टी स्टैट्स या आर स्क्वायर जो है हमारा वो ओवर एस्टिमेटेड होता है। यही वजह है कि टी और एफ स्टैट्स जो है हमारे इनवैलिड हो जाते हैं, तो इनको करेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर म्यू से कैलकुलेट होता है, ये इस फार्मूले से, और म्यू जो है वो फिर तकरीबन वो तमाम कोफिशिएंट्स के वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड एरर्स कैलकुलेट करने में यूज होते हैं, इसलिए जो बीटाज हैं हमारे वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। तो इनको देखते हैं करेक्शन का तरीका क्या है। मैं आपके साथ ईव्यूज की फाइल, और ईव्यूज में वही डाटा फाइल जो हम यूज करते आए हैं, यानी पाकिस्तान का मैक्रो इकोनॉमिक डाटा, ओपन इक्वेशन, इनको इनमें से अननेसेसरी सिलेक्शन है उसको हम खत्म करेंगे। एंड और इसको, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं पाकिस्तानी जीडीपी एंड यूएस डॉलर, कंट्रोल एक्स होम, कंट्रोल वी स्पेस सी। और एंड इसका एक तरीका तो ये है कि अगर आप ऑटो कोरिलेशन को, जैसे मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ऑप्शंस में जाके ये ऑर्डिनरी है तो इसमें ये न्यू वे ये यहाँ पे है, ये यहाँ से आप एस्टिमेट करेंगे तो इससे काफी हद तक आपके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि डर्बिन वाटसन की वैल्यू आपको ये बताए कि ऑटो कोरिलेशन रिमूव हो गई है। तो मैं इससे पहले इसको सिंपल से एस्टिमेट करूंगा, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे ग्रेजुअली। ये हमारा अननेसेसरी है रेजिजुअल, और ये जीडीपी जो यूएस डॉलर में है, ये कंट्रोल एक्स होम कंट्रोल वी डॉट सी, और उसके बाद एंड, और ये मॉडल हमने एस्टिमेट किया, इसको हम कर लेंगे सेव। सेव करने का तरीका ये है कि आप नेम और इक्वेशन का नाम आ जाएगा। तो ये ओरिजिनल हमारा आ गया कि हमने, ये हमारा डर्बिन वाटसन बता रहा है कि देयर इज पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 2 से बहुत कम है। तो अगर ये 1.6 1.7 तक होती तो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन मिनिमम होती और वो इग्नोरेबल होती, लेकिन ये 0.65 बहुत ही कम है, जिसका मतलब है बड़ी सीरियस ऑटो कोरिलेशन मौजूद है। अब देखते हैं सारे टेस्ट हम करके, इसको दोबारा से मैं एस्टिमेट करूंगा ऑप्शंस में जाके। ये मैं इसको, ये न्यू वे वेस्ट, ये आपके स्टैंडर्ड एरर को करेक्ट कर देता है स्लाइटली। ये हमारे पास ये है, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। इसको दूसरी इक्वेशन का हम नाम ले देते हैं, सॉरी ये इक्वेशन 1 में ही हो गया। मैं इसको ऐसे करते हैं, ऑब्जेक्ट कॉपी ऑब्जेक्ट, कॉपी ऑब्जेक्ट में ये पहला जो है उसके साथ हमने किया है न्यू वे के साथ। अब इस दफा हम ये इसको दोबारा से जब एस्टिमेट करते हैं, हम उस ऑप्शंस को खत्म कर देते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट में क्या फर्क आया है। तो ये दो रिजल्ट्स हैं, अगर हम कंपेयर करें साइड बाय साइड, तो ये इसका स्टैंडर्ड एरर 173 और यहाँ पे 886 -14, ये इस तरह से ये स्टैंडर्ड एरर है इन कोफिशिएंट्स के 192, 173, 7.3, 9, 9.27। तो जिसमें हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है HAC का, यानी हेट्रोसाइक्लास्टिसिटी ऑटो कोरिलेशन, इसके अंदर, तो इससे हम ये समझेंगे कि स्टैंडर्ड एरर स्लाइटली इंप्रूव कर गए हैं। लेकिन अगर अगर आप डर्बिन वाटसन को देखें, वो अभी भी तकरीबन उतना ही है, उसमें कोई खास फर्क नहीं, स्टैंडर्ड एरर बेहतर हो गए हैं। लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है, हमने ऑटो कोरिलेशन को रिमूव करना है। तो उसका एक और तरीका जो ये हो सकता है कि मैं इसको, इनमें से मैं इसको दोबारा से ऑब्जेक्ट कॉपी ऑब्जेक्ट, अब इस दफा सॉरी ये मैंने इसको किया। अब इस दफा बजाय इसके हम यूज करने के, मैं इसको एस्टिमेट, और एस्टिमेट में अब ऑप्शंस में इसको मैं ऑर्डिनरी कर दूंगा। ऑर्डिनरी के साथ
जो स्पेसिफिकेशन है उसको मैं चेंज करूंगा। इसको चेंज करने का मैं फर्स्ट डिफरेंस इसका ले लेता हूँ। तो डी ऑफ ये जो वेरिएबल है इसको इस तरह से इसके साथ ये डी हम लगाते जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हम हर वेरिएबल का फर्स्ट डिफरेंस ले रहे हैं। इसी तरह इसके साथ भी डी ब्रैकेट स्टार्ट और फिर ये इस तरह से हम इसको ये डी और ब्रैकेट स्टार्ट और ये हमारा इन्वेस्टमेंट सॉरी ये इस तरह से हम ये डी ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंटर किया। तो अब देखिए हमारा जो डर्बिन वाटसन है इट हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। इससे पहले ये 0.65 था, अब ये 1 से एक्सीड कर गया। तो एट लीस्ट टू ए ग्रेटर एक्सटेंट ऑटो कोरिलेशन रिमूव रिड्यूस हो गई है, कंट्रोल नहीं हुई। लेकिन अगर आप डिफरेंशियल लॉग लें तो उससे रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन डिफरेंशियल लॉग हम यहाँ इसलिए नहीं ले रहे, ये इंपॉर्टेंट बात है, मेरी बात को अच्छी तरह समझें कि हमारा एक वेरिएबल है जिसको हम करंट अकाउंट बैलेंस, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में रहता है। इसलिए हम अगर और नेगेटिव वेरिएबल का जिस वेरिएबल की वैल्यूज नेगेटिव हों अगर आप उसका लॉग लेंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए हम इसमें डिफरेंशियल लॉग नहीं ले रहे। इसके अलावा एक और जो इसका तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट कॉपी ऑब्जेक्ट और इसको हम एस्टिमेट करें, अब इस दफा ये इसकी बजाय डिफरेंशियल की बजाय बल्कि मैं इसकी बजाय इसको कॉपी ऑब्जेक्ट करता हूँ। ये जो है हमारा ये मॉडल जो है ऑब्जेक्ट और इसका कॉपी ऑब्जेक्ट, यस। तो इस मॉडल के अंदर अब मैं इसको एस्टिमेट जब करूंगा ओरिजिनल मॉडल को, इसके ऑप्शंस को भी मैं ये ऑर्डिनरी में लेके जाता हूँ और स्पेसिफिकेशन में अब इस दफा मैं इसके अंदर AR टर्म डाल देता हूँ, AR1। और AR1 से जब मैंने इसको एस्टिमेट किया तो आप देखें मेरे पास जो डर्बिन वाटसन है उसके अंदर कोई स्लाइटली इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ये 0.65 से अब 0.73। लेकिन अगर आप इसमें AR टर्म्स को ज्यादा कर दें, AR2 ऑटो रिग्रेसिव टर्म, तो ये आप देखें डर्बिन वाटसन हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर इसमें ऑटो कोरिलेशन होगी। याद रखें यहाँ और भी बहुत सारे इकोनोमेट्रिक से रिलेटेड यहाँ डायग्नोस्टिक इश्यूज होते हैं, अभी हम उनको टेकअप नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑटो कोरिलेशन को फोकस कर रहे हैं। तो सिर्फ ऑटो कोरिलेशन को फोकस करते हुए देखा जाए तो ऑटो कोरिलेशन हैज बीन कंट्रोल्ड। तो ये एक ऑटो रिग्रेसिव का तरीका है जिसको आइटरेशन मेथड भी हम कहते हैं। और दूसरा तरीका ये है फिर इसके साथ, जैसे मैंने आपने अपने इन नोट्स में आपको दिखाया कि हम इस मॉडल को कन्वर्ट करें लैग में, रो से मल्टीप्लाई करें और फिर इस तरीके से एस्टिमेट करें। तो ये एक लंबा चौड़ा तरीका है। ये ऐसा भी कर सकते हैं हमारे पास, उसके लिए फिर आपको पहले से ये फर्ज करें मेरे पास पहले जो ऑटो कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट आया, रो आया, उसकी वैल्यू 0.68 थी, तो मैं इस तरह से फिर मुझे मल्टीप्लाई करके इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा तमाम वेरिएबल्स को। और फिर जब दोबारा से हम करते हैं तो ये फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में तो रो ग्रेजुअली रिड्यूस होते होते ये तकरीबन कोई 5-6% तक आ जाती है, तो इट इज एक्सेप्टेबल, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। और ये एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन होती है। आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप प्लेस किया करें। इस तरीके से ये दिस वाज ऑल अबाउट ऑटो कोरिलेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।